एवरीवन, वेलकम टू अनदर सिबलिंग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे हैं, आपकी स्टडीज़ भी अच्छी चल रही है। लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 2 आईसीएसई बोर्ड क्लास 7th ज्योग्राफी का स्टार्ट किया था, जिसका नाम है द एटमॉस्फेयर। वो चैप्टर का फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, फर्स्ट चैप्टर भी हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो इस वाले चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में हमने एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ा, एटमॉस्फेयर क्या होता है, उसका कंपोजिशन पढ़ा था हमने एयर का, इस एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन क्या होता है, उस एटमॉस्फेयर में कितनी कितनी लेयर्स होती हैं, ठीक है, और क्या काम होता है उन लेयर्स का, वो सभी हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने ग्रीन हाउस इफेक्ट और भी बहुत सारी चीज़ें हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ी थी। आई होप आप सभी ने वो पार्ट अच्छे से देखा है। नहीं देखा तो प्लीज़ प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर आप देख सकते हैं। हमारे ये चैनल पर आपको सभी प्लेलिस्ट सीरीज वाइज मिलेंगी, कोई भी ऊपर नीचे नहीं होगी। हर प्लेलिस्ट में आपको 1 बाय 1 सारे चैप्टर्स अपलोडेड मिलेंगे। तो इस लेक्चर में हम आगे का चैप्टर कंटिन्यू करने वाले हैं। आगे का टॉपिक है थ्रेट्स टू द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर जो है हमारा, जो एनवायरनमेंट है, उसके वो बहुत सारी हार्मफुल चीज़ें हैं जो उसे नुकसान देती हैं। तो अगर एटमॉस्फेयर को नुकसान होगा तो हमें भी तो नुकसान होगा इनडायरेक्टली, है ना। तो वो ही थ्रेट्स टू क्या क्या हैं हमारे एटमॉस्फेयर के लिए, क्या क्या चीज़ हार्मफुल हैं, वो हम पढ़ने वाले हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स, क्लासमेट्स, जूनियर्स, सीनियर्स सभी के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। एयर पॉल्यूशन। एनी हार्मफुल चेंज इन द कंपोजिशन ऑफ एयर इज नोन एज एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन क्या होता है? जब एयर की कंपोजिशन में कोई भी ऐसा चेंज आता है, ऐसा बदलाव आता है जो हार्मफुल होता है, उसे हम एयर पॉल्यूशन बोलते हैं। दिस में हैपन इफ द प्रोसेसेस रेगुलेटिंग द कंपोजिशन ऑफ एयर आर डिस्टर्ब और इफ हार्मफुल सब्सटेंसेज आर एडेड टू द एयर। ऐसा इसलिए होता है, कैसा हार्मफुल चेंज जो आता है एयर की कंपोजिशन में, वो क्यों आता है? क्योंकि कब आएगा? अगर वो प्रोसेसेस जिसकी वजह से कंपोजिशन जो है एयर की वो कंट्रोल में रहती है, रेगुलेट करती है, अगर वो प्रोसेसेस डिस्टर्ब्ड हो जाएंगी तो एयर की कंपोजिशन में चेंज आता है। और इफ़ हार्मफुल सब्सटेंसेज आर एडेड टू द एयर, या फिर अगर कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस एयर में ऐड कर दिया जाता है तो एयर पॉल्यूशन होता है। तो सो सब्सटेंसेज दैट कॉज पॉल्यूशन आर कॉल्ड पॉल्यूटेंट्स। वो सब्सटेंसेज जो पॉल्यूशन फैलाते हैं, उन सब्सटेंसेज को हम बोलते हैं पॉल्यूटेंट्स। इन सिटीज़ एंड इंडस्ट्रियल एरियाज, जितनी भी सिटीज़ हैं, इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, ऑटोमोबाइल्स एंड फैक्ट्रीज आर द चीफ पॉल्यूटिंग एजेंट्स। तो वहाँ पर ऑटोमोबाइल्स और फैक्ट्रीज जितनी भी हैं, वो सभी मेन पॉल्यूटिंग एजेंट्स हैं, जिसकी वजह से एयर पॉल्यूशन होता है। बिकॉज दे एमिट लार्ज अमाउंट्स ऑफ गैसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। क्योंकि वो बहुत सारे अमाउंट में, बहुत बड़े अमाउंट में गैसेज एमिट करता है। जैसे गैसेस कौन सी एमिट करता है, रिलीज करता है कौन सी गैसेस? जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। दे ऑल्सो एमिट सॉलिड पॉल्यूटेंट्स लाइक अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स फ्रॉम फ्यूल्स। तो ये जो ऑटोमोबाइल्स, ये फैक्ट्रीज होती हैं, ये बहुत सारे सॉलिड पॉल्यूटेंट्स भी एमिट करती हैं। सॉलिड पॉल्यूटेंट्स मीन्स जो सॉलिड फॉर्म में होते हैं। जैसे कुछ फ्यूल्स होते हैं, जब वो बर्न होते हैं ना, तो कुछ कार्बन के पार्टिकल्स अनबर्नड रह जाते हैं, जो जलते नहीं हैं, तो वो सॉलिड पॉल्यूटेंट्स भी एयर में मिक्सड हो जाते हैं। सम ऑफ द एमिटेड सब्सटेंसेज, जो कुछ एमिटेड सब्सटेंसेज होते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड कंपाउंड्स ऑफ लेड, जो लेड के कंपाउंड्स होते हैं, दे आर, और भी बहुत सारे पॉइजनस मेटल्स होते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। ठीक है। नेचुरल एजेंट्स में कॉज ऑल्सो पॉल्यूशन, नेचुरल एजेंट्स भी पॉल्यूशन कॉज करते हैं। वॉल्केनोज हैं जैसे, ठीक है, वॉल्केनोज नेचुरल एजेंट्स हो गए जो नेचुरली किसी चीज़ को हार्म करते हैं, प्रकृति में अपने आप होते हैं, नेचर में। ठीक है, तो वॉल्केनोज हो गए, जैसे वो क्या करते हैं, रिलीज ह्यूज अमाउंट्स ऑफ डस्ट, एश एंड पॉइजनस गैसेज इनटू द एटमॉस्फेयर। अब वॉल्केनोज नेचुरल हो गए, है ना। जब वॉल्केनो बर्स्ट होता है, फटता है जब वॉल्केनो, तो वो बहुत सारे अमाउंट में डस्ट, एश और पॉइजनस गैसेज एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देता है, जिस वजह से एयर पॉल्यूशन फैलता है। तो सबसे बड़ा और मेजर थ्रेट क्या है एटमॉस्फेयर के लिए? एयर पॉल्यूशन। दूसरा थ्रेट है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग होता है जब ग्रीन हाउस इफेक्ट इंक्रीज होगा, ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा तो वो हार्मफुल हो जाता है। तो जब ज़्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा तो उसे हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। क्योंकि ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है तो उसे हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोब जो है हमारा वार्म हो रहा है, यानी टेम्परेचर उसका इंक्रीज हो रहा है। द चीफ कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज अ ग्रेजुअल इंक्रीज इन द ग्रीन हाउस इफेक्ट ड्यू टू राइजिंग लेवल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। अब ग्लोबल वार्मिंग का मेन कॉज क्या है? कि ग्रीन हाउस इफेक्ट में इंक्रीज हो रहा है। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट में इंक्रीज क्यों हो रहा है? क्योंकि एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज हो रहा है, इस वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है। ग्रीन प्लांट्स रिड्यूस द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर बाय टेकिंग इन सम ऑफ इट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस।
अब ग्लोबल वार्मिंग तो हो रही है, बट उसमें ग्रीन प्लांट्स क्या काम करते हैं? ग्रीन प्लांट्स जो हैं, जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसका अमाउंट रिड्यूस कर देते हैं। ग्रीन प्लांट्स कैसे रिड्यूस करते हैं? अब आपको पता है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में ग्रीन प्लांट्स इनहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, है ना। तो उसका कुछ पार्ट, एटमॉस्फेयर का कुछ पार्ट वो ग्रीन प्लांट्स ले लेते हैं अपने अंदर, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, बिकॉज उन्हें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कैरी आउट करनी होती है। हाउएवर, लेकिन क्या हो रहा है, एज द ह्यूमन पॉपुलेशन इज ग्रोइंग, जैसे जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रो करती जा रही है, वी आर कटिंग डाउन मोर एंड मोर ट्रीज फॉर वुड। हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ वुड के लिए कट कर रहे हैं, है ना, क्योंकि हमें जगह चाहिए। वी आर क्लियरिंग फॉरेस्ट टू यूज द लैंड फॉर बिल्डिंग्स एंड एग्रीकल्चर, एंड अवर फैक्ट्रीज एंड व्हीकल्स आर एमिटिंग मोर कार्बन डाइऑक्साइड देन एवर बिफोर। हम क्या कर रहे हैं? जंगलों को साफ कर रहे हैं, काट कर, पेड़ काट दिए हमने, जंगल साफ कर लिया, और उस ज़मीन को हम बिल्डिंग्स और एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं। फिर वहाँ पर और फैक्ट्रीज या व्हीकल्स जब भी चलती हैं, वो क्या करते हैं, फैक्ट्रीज और व्हीकल्स ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, पहले से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एमिट कर रहे हैं, क्योंकि वो लैंड क्लियर हो गया। लैंड क्लियर होने की वजह से क्या हुआ? ज़्यादा फैक्ट्रीज़ का सेटअप हो रहा है, फैक्ट्रीज से फिर बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एमिट हो रहा है। इन अदर वर्ड्स, वी आर इंक्रीजिंग एमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बट रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ ट्रीज। दूसरे वर्ड्स में कहें तो हम कार्बन डाइऑक्साइड को तो इंक्रीज कर रहे हैं, है ना, ज़्यादा एमिट कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन नंबर ऑफ ट्रीज को हम रिड्यूस करते जा रहे हैं। दिस इज ग्रेजुअली इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर एंड टर्न द ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो इसी रीज़न की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बढ़ता जा रहा है एयर में, और ग्रीन हाउस इफेक्ट भी बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से ग्लोबल टेम्परेचर्स जो हैं लैंड के, ओशियंस के, वो धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, पूरे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, लैंड्स में भी और ओशियंस में भी। कंटिन्यूड ग्लोबल वार्मिंग में प्रोड्यूस सेवरल इफेक्ट्स, और ग्लोबल वार्मिंग अगर बढ़ती जाएगी ना ऐसे ही, तो बहुत सारे बुरे प्रभाव अर्थ पर आपको देखने को मिलेंगे। जैसे इट कुड कॉज मच ऑफ द आइस एट द पोल्स ऑन एंड ऑन माउंटेन्स टू मेल्ट। तो ग्लोबल वार्मिंग होने की वजह से, क्योंकि अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है, आइस जो होती है पिघल जाती है, मेल्ट हो जाती है। तो जो आइस माउंटेन्स पर है, पोल्स पर है, वो क्या हो जाएगी, पिघल जाएगी। दिस इन टर्न, जिसके रिजल्ट के रूप में हम क्या देखेंगे, would cause the water level of the oceans to rise and many islands and coastal areas would go under water। जिसकी वजह से क्या होगा, वाटर लेवल जो होगा ओशियंस का वो बढ़ जाएगा, और बहुत सारे आइलैंड्स और कोस्टल एरियाज जो हैं वो नीचे पानी में दब जाएंगे। वाटर लेवल इंक्रीज होगा, क्योंकि बर्फ़ पिघल पिघल के पानी बन गया, वो पानी बह बह कर ओशियंस में आ रहा है, तो वाटर लेवल ओशियंस का बढ़ता जा रहा है, और जितने भी आइलैंड्स हैं, कोस्टल एरियाज हैं, वो पानी के नीचे दब रहे हैं। ऑलरेडी देयर आर साइन ऑफ दिस, इसके बहुत सारे सबूत देखे गए हैं इस चीज़ के। सी आइस इन द आर्कटिक ओशन इज मेल्टिंग अर्लियर इन द ईयर एंड फॉर्मिंग लेटर देन बिफोर। अब एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है आपको, आर्कटिक ओशन में सी आइस हर साल पिघलता है और बाद में बन जाता है। ग्लेशियर्स अक्रॉस द वर्ल्ड आर रिट्रीटिंग मीन्स बिकमिंग स्मॉलर। जितने भी पूरे वर्ल्ड में ग्लेशियर्स हैं, यानी कि जितनी भी बर्फ़ के पहाड़ हैं, वो सभी रिट्रीट होते जा रहे हैं, यानी कि स्मॉल होते जा रहे हैं, छोटे होते जा रहे हैं। सी लेवल 2 इज़ राइजिंग। अब ग्लेशियर्स और जहाँ जहाँ बर्फ़ है वो सब पिघलती जा रही है, और सी लेवल बढ़ता जा रहा है बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। दूसरा इफेक्ट क्या देखने को मिल रहा है हमें, क्लाइमेट एंड रेनफॉल पैटर्न्स में चेंज। अब बोलते हैं ना, बिना मौसम के बारिश हो रही है, बिना मौसम क्लाइमेट में चेंजेस आ रहे हैं, है ना, तो ये सभी पैटर्न्स चेंज हो गए हैं। ऑलरेडी मैनी प्लेसेस आर हैविंग लॉन्ग स्पेल्स ऑफ ड्रॉट, वेरी ड्राई वेदर और सीवियर स्टॉर्म्स एंड फ्लड्स एट अनएक्सपेक्टेड टाइम्स। अब जब क्लाइमेट और रेनफॉल में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं पैटर्न्स में, है ना, मतलब मौसम के ये सीजनल होती है ना, जैसे कोई चीज़ बोलते हैं हम कि सीजनल है, तो सीजन के टाइम पर ये चीज़ नहीं हो रही है। मौसम जैसे बारिश का मौसम आता है तो उसी टाइम पर बारिश नहीं हो रही है। अब देख रहे हैं ना, अब सर्दी अभी तक नहीं आई है, कहने को हमें दिसंबर चल रहा है, बट सर्दी इतने अच्छे से थोड़ी है, वरना पहले तो कहाँ कोहरा भी होता था और फॉग स्मोक सब होता था, लेकिन अब तो कुछ है ही नहीं अभी। तो ये सभी तो हो रहा है, क्लाइमेट और रेनफॉल पैटर्न चेंज हो गया है। ऑलरेडी बहुत सारे प्लेसेस में लॉन्ग स्पेल्स ऑफ ड्रॉट हैं, है ना, यानी बहुत ज़्यादा ड्राई वेदर है, या फिर कहीं कहीं तो अनएक्सपेक्टेड टाइम्स में, यानी कि जब नहीं सोचा होता वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा बड़ी बाढ़ और तूफान आ जाता है। तो ये किस वजह से है? ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग द जनरल राइज इन टेम्परेचर में चेंज द सीजनल बिहेवियर ऑफ सम प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब टेम्परेचर बढ़ने की वजह से कुछ प्लांट्स और एनिमल्स का सीजनल बिहेवियर में भी चेंजेस आ सकते हैं। जैसे इन सम प्लेसेस फ्लावर्स आर ब्लूमिंग अर्लियर इन द ईयर। ऑलरेडी बहुत सारे प्लेसेस में क्या हो रहा है, साल में
फ्लावर्स जो हैं अपने टाइम से पहले ब्लूम कर रहे हैं, खिल रहे हैं। एंड बर्ड्स आर लेइंग एग्स आउट ऑफ सीजन, और बर्ड्स जो हैं वो बिना सीजन से पहले या सीजन के बाद बर्ड्स एग ले कर रही हैं। व्हेन दी चिक्स मे नॉट हैव इनफ टू ईट, जब चिक्स के पास कुछ होता भी नहीं है खाने के लिए। इन दी नॉर्थर्न हेमिस्फेयर में क्या हो रहा है, सम एनिमल्स आर शिफ्टिंग देयर होम टू कूलर प्लेसेस फर्दर नॉर्थ। अब नॉर्थर्न हेमिस्फेयर में क्या हो रहा है, कुछ एनिमल्स जो हैं वो अपना घर और ठंडे जगहों पर बना रहे हैं, ठीक है, आगे नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं, क्योंकि टेम्परेचर राइज हो रहा है, उन्हें वार्म लगता है बहुत ज़्यादा। इट क्रिएट्स प्रॉब्लम फॉर द ओरिजिनल एनिमल्स ऑफ दोज प्लेसेस। अब वो एनिमल्स इस जगह से, मान लीजिए इस जगह पर पहुंच गए, तो यहाँ पर जो एनिमल्स हैं उन्हें भी तो परेशानी होगी ना, वो वाले एनिमल्स के शिफ्ट होने से। द वार्मिंग ऑफ द ओशियन इज किलिंग कोरल्स विच गिव शेल्टर टू मैनी सी क्रिएचर्स। अब ओशियंस गर्म हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, ग्लेशियर्स और सी लेवल भी बढ़ता जा रहा है ग्लेशियर्स पिघलने की वजह से। तो ओशियंस वार्म हो रहे हैं, तो कोरल्स मरते जा रहे हैं। कोरल्स क्या होते हैं, वो शेल्टर देते हैं बहुत सारे सी क्रिएचर्स को, जो ज़मीन के नीचे पानी के अंदर होते हैं ना, तो बहुत सारे जो समुद्री क्रिएचर्स होते हैं उन्हें शेल्टर देते हैं कोरल्स, तो वो भी ख़त्म होते जा रहे हैं। इट इज़ ऑल्सो किलिंग प्लैंकटन को भी मार रहा है ये ग्लोबल टेम्परेचर। कैसे मार रहा है, पहले हम पढ़ते हैं प्लैंकटन क्या होता है। टिनी क्रिएचर्स ऑन विच मैनी सी एनिमल्स फीड। ये प्लैंकटन जो है ना, छोटे छोटे क्रिएचर्स टाइप होते हैं, जैसे एल्गे पढ़ते हैं ना, एल्गे टाइप होता है ये, जिसपे बहुत सारे सी एनिमल्स इसे फीड करते हैं, यानी कि खाते हैं। तो ये प्लैंकटन भी मार रहा है, कौन, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। सच चेंजेस कुड अल्टीमेटली कॉज द एक्सटिंक्शन ऑफ मैनी क्रिएचर्स। और इतने सारे चेंजेस आने की वजह से बहुत सारे क्रिएचर्स का एक्सटिंक्शन हो रहा है, यानी कि बहुत सारी चीज़ें लुप्त होती जा रही हैं, हमारी धरती से ख़त्म होती जा रही हैं, ठीक है। चेंजेस इन क्लाइमेट एंड रेनफॉल पैटर्न्स, ड्रॉट्स, फ्लड्स एटसेट्रा लाइकली टू रिड्यूस द यील्ड ऑफ क्रॉप प्लांट्स। अब क्लाइमेट, रेनफॉल पैटर्न्स, ड्रॉट्स, फ्लड्स, इन सभी में जो चेंजेस आ रहे हैं, इस वजह से क्रॉप प्लांट्स की यील्ड भी क्या हो रही है, रिड्यूस होती जा रही है, क्योंकि बाढ़ आ रही है और तो एकदम से फसल खराब हो गई पूरी। ऐसा होता है ना, दैट में इन फ्यूचर कॉज अ फूड शॉर्टेज फॉर द ह्यूमन पॉपुलेशन। और जिस वजह से क्या हो सकता है, फ्यूचर में ह्यूमन पॉपुलेशन के लिए फूड की शॉर्टेज हो सकती है, ठीक है। तो ऐसे इस तरीके से बहुत सारे हार्म इफेक्ट्स हैं जो हमें अर्थ पर देखने को मिल सकते हैं, और देखने के लिए मिल भी रहे हैं हमें, है ना। बेमौसम बारिश हो रही है, क्लाइमेट चेंजेस हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो इन सभी की वजह से ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज हो रही है। तो हमें अवॉइड करना चाहिए प्लांट्स। अगर हम कट भी कर रहे हैं तो हमें कहीं और, जहाँ पर प्लांट्स ऑलरेडी हैं वहाँ पर थोड़े से और प्लांट्स लगा सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं नहीं। तो ये कुछ ट्रिक्स हमें अपनानी चाहिए जिससे अर्थ को हम बचा सकें। नेक्स्ट फीचर नहीं, सॉरी, हम पढ़ रहे हैं क्या, थ्रेट्स टू द एटमॉस्फेयर, तो जिसमें हमने एयर पॉल्यूशन और ग्लोबल वार्मिंग पढ़ लिया। थर्ड है ओजोन डिप्लीशन। यू नो दैट मोस्ट ऑफ द ओजोन इन द एटमॉस्फेयर इज कंसंट्रेटेड इन द ओजोनोस्फेयर। आपको पता है कि एटमॉस्फेयर में जो ज़्यादा ओजोन पाई जाती है वो मेनली ओजोनोस्फेयर में कॉन्सेंट्रेटेड है, वहाँ पर ज़्यादा पाई जाती है। बट द थिकनेस ऑफ दिस लेयर ऑफ ओजोन इज़ नॉट द सेम ऑल ओवर द वर्ल्ड और एट ऑल टाइम्स ऑफ द ईयर। लेकिन ये जो ओजोन वाली लेयर है ना, इसकी थिकनेस, जो इसकी जो मोटाई है, वो पूरे वर्ल्ड में हर जगह पर सेम नहीं है, या फिर आप कह सकते हैं पूरे साल में भी सेम नहीं रहती है, कभी मोटी हो जाती है, कभी पतली हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, इन सितंबर एंड अक्टूबर में क्या होता है, व्हेन इट इज स्प्रिंग इन दी साउथर्न हेमिस्फेयर में जब स्प्रिंग सीजन आता है, मच ऑफ द एटमॉस्फेरिक ओजोन ओवर द साउथ पोल के ऊपर जो एटमॉस्फेरिक ओजोन लेयर होती है इज डिस्ट्रॉयड, वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। एंड ओजोन लेयर इन दिस एरिया बिकम्स वेरी थिन, और इस एरिया में जो ओजोन लेयर होती है वो बहुत ज़्यादा पतली हो जाती है। अब ये जो लेयर एकदम पतली हो जाती है ना, उस थिन्ड पैच को हम बोलते हैं ओजोन होल। क्या बोलते हैं, ओजोन होल बोलते हैं। इट फॉर्म्स व्हेन द वेदर कंडीशंस आर आइडियल फॉर सर्टेन केमिकल रिएक्शंस इन विच कंपाउंड्स लाइक क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स CFCs रिलीज क्लोरीन विच डिस्ट्रॉयज ओजोन। क्या बोल रहा है, ओजोन होल कब बनता है, जब वेदर कंडीशंस आइडियल होती हैं। किस चीज़ के लिए आइडियल होती हैं, बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस कैरी आउट करने के लिए, जिसमें कंपाउंड जैसे CFCs यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स रिलीज हो जाते हैं। तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो होते हैं क्लोरीन रिलीज करते हैं, ठीक है। क्लोरीन रिलीज क्या करता है, क्लोरीन ओजोन को डिस्ट्रॉय कर देता है, तब ओजोन होल बनता है, ठीक है। तो ओजोन होल कब बनता है, जब वेदर कंडीशंस सूटेबल होती हैं, ठीक होती हैं, कुछ सर्टेन केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म करवाने के लिए, जिसमें कुछ कंपाउंड जो हैं जैसे CFCs
वो क्लोरीन रिलीज करते हैं। क्लोरीन क्या करता है, वो ओजोन लेयर को डिस्ट्रॉय कर देता है। CFCs आर मैन मेड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स मैन मेड है, इंसान ने बनाए हैं। दे आर प्रेजेंट इन मैनी काइंड्स ऑफ स्प्रेज एंड इन कूलिंग एजेंट्स लाइक यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर्स एंड कंडीशनर्स। CFCs इंसानों ने बनाए हैं और ये बहुत सारे स्प्रेज में और कूलिंग एजेंट्स जो रेफ्रिजरेटर्स यानी कि फ्रिजेस और ACs में होते हैं ना, कूलिंग एजेंट्स, उनमें क्या होता है, वो होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ठीक है। CFCs रिलीज्ड इनटू द ट्रोपोस्फेयर ग्रेजुअली, जो CFC ट्रोपोस्फेयर में रिलीज किया जाता है। CFC रिलीज इनटू द ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर वाली लेयर में जब CFC रिलीज होता है, इट ग्रेजुअली मूव अप टू द स्ट्रेटोस्फेयर, तो वो ट्रोपोस्फेयर से स्ट्रेटोस्फेयर में चली जाती है। ठीक है, क्या CFCs देयर दे स्टिक टू आइस क्लाउड्स दैट फॉर्म ओवर अंटार्कटिका ड्यूरिंग द इंटेंसली कोल्ड एंड कॉन्टिन्यूसली डार्क विंटर। तो वहाँ पर जो CFCs होते हैं वो आइस क्लाउड से स्टिक हो जाते हैं। वो आइस क्लाउड्स कहाँ पर बनते हैं, अंटार्कटिका में बनते हैं, पूरे में सारे में बन जाते हैं आइस क्लाउड्स, जिस पर CFCs चिपक जाते हैं, स्टिक हो जाते हैं। और अंटार्कटिका में उस टाइम पर जब बहुत ज़्यादा एकदम इंटेंस वाली कोल्ड होता है, एकदम ठंड होती है भयंकर वाली, और रात भी एकदम बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। व्हेन सनलाइट रिटर्न्स इन स्प्रिंग द क्लाउड्स मेल्ट, जब स्प्रिंग सीजन में सनलाइट आती है वापस, ठीक है, तो क्लाउड्स मेल्ट हो जाते हैं। एंड CFCs ऑन द क्लाउड सरफेसेस, और CFCs जो होते हैं क्लाउड सरफेस पे, जो क्लाउड पर लग गया था ना CFC, जो स्टिक हो गया था स्ट्रेटोस्फेयर में, वो क्लोरीन प्रोड्यूस करने के लिए रिएक्शन करता है एंड रैपिडली डिस्ट्रॉयज ऑक्सीजन और ओजोन को क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। आया समझ में। सीजनल ओजोन डिप्लीशन टेक्स प्लेस एट द नॉर्थ पोल टू, ये तो हमने सदर्न हेमिस्फेयर का पढ़ा था, साउथर्न हेमिस्फेयर का। अब सीजनल ओजोन डिप्लीशन नॉर्थ पोल पर भी होता है, बट इट इज़ मच लेसर, लेकिन ये कम होता है, बिकॉज नॉर्थ पोलर रीजन हैज़ लेसर लैंड, क्योंकि नॉर्थ पोलर रीजन में ना कम लैंड है, लैंड कम है वहाँ पर। एंड एयर ओवर इट डज नॉट गेट एज कोल्ड एज इट गेट्स ओवर द साउथ पोल, और यहाँ पर जो एयर होती है वो इतनी ठंडी नहीं होती है जैसी साउथ पोल में होती है, तो यहाँ पर कम देखने को मिलता है ओजोन डिप्लीशन। सो फ्यूअर आइस क्लाउड्स आर फॉर्म, इसके लिए यहाँ पर थोड़े ही आइस क्लाउड्स फॉर्म होते हैं। समझ में आया। ग्रीन हाउस इफेक्ट इंक्रीजेस ओजोन डिप्लीशन, ग्रीन हाउस इफेक्ट जो होता है ओजोन डिप्लीशन को इंक्रीज कर देता है। कैसे, इट ट्रैप्स हीट इन दी ट्रोपोस्फेयर एंड डज नॉट लेट इट रीच दी स्ट्रेटोस्फेयर। ग्रीन हाउस इफेक्ट से क्या होता है, ओजोन डिप्लीशन बढ़ जाता है, वो ट्रोपोस्फेयर में हीट को क्या करता है, ट्रोपोस्फेयर वाली लेयर में ट्रैप कर लेता है हीट को, और वहाँ से स्ट्रेटोस्फेयर में जाने से रोकता है ओजोन डिप्लीशन। ठीक है, दिस मेक्स द स्ट्रेटोस्फेयर कूलर, इससे स्ट्रेटोस्फेयर वाली लेयर ठंडी हो जाती है, एंड हेल्पिंग मोर आइस क्लाउड्स टू फॉर्म, और जिससे आइस क्लाउड्स ज़्यादा बनते हैं। ओजोन डिप्लीशन अलाउज मोर ऑफ द सन्स हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज टू रीच अस, ओजोन डिप्लीशन की वजह से क्या होता है, ज़्यादा जो सन की हार्मफुल UV रेज है ना वो हमारे पास पहुंचती हैं, ओजोन की लेयर ख़त्म होती जा रही है, डिस्ट्रॉय होती जा रही है, तो ज़्यादा लेयर्स हमारे पास, ज़्यादा अल्ट्रावायलेट रेज हमारे पास पहुंच रही हैं। दीज रेज कैन गिव अस सनबर्न्स एंड स्किन कैंसर्स एंड कैन ऑल्सो डैमेज अवर आइज, इन रेज की वजह से, जो सन की हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज है, इससे हमें सनबर्न हो सकता है, स्किन कैंसर्स हो सकते हैं, और हमारी आइज़ भी डैमेज हो सकती हैं। तो ये 3 मेन रीजंस थे जिस वजह से क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग होती है। सॉरी, ग्लोबल वार्मिंग नहीं, जो हमारे एटमॉस्फेयर के लिए थ्रेट्स हैं। एंड लास्ट टॉपिक बचता है हमारे इस चैप्टर का, प्रोटेक्टिंग द एटमॉस्फेयर, हम एटमॉस्फेयर को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं। हियर आर सम थिंग्स दैट वी कैन डू टू प्रोटेक्ट द एटमॉस्फेयर एंड चेक ग्लोबल वार्मिंग। यहाँ पर कुछ थिंग्स दी हुई हैं, कुछ बातें दी गई हैं, जिन्हें फॉलो करके हम एटमॉस्फेयर को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ग्लोबल वार्मिंग को चेक भी कर सकते हैं। जैसे वी कैन प्लांट ट्रीज एज दिस हेल्प्स रिड्यूस ग्लोबल वार्मिंग, प्लांट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाइए ताकि ग्लोबल वार्मिंग क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए। कैसे होगी रिड्यूस, क्योंकि वो कुछ पार्ट तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर लेंगे, वो एब्जॉर्ब कर लेंगे ना। वी कैन ट्राई टू सेव इलेक्ट्रिसिटी, बिजली बचाइए, क्योंकि पावर जनरेशन बर्न्स फ्यूल्स एंड इंक्रीजेस ग्लोबल वार्मिंग, पावर जनरेशन जो है वो फ्यूल्स बर्न होती है, पावर जनरेट होने में फ्यूल बर्न होगा, ठीक है, फ्यूल बर्न होगा तो ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज होगी, क्योंकि फ्यूल बर्न होने से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड ऐसी गैसेज रिलीज होती हैं। वी कैन सेव इलेक्ट्रिसिटी, हम और कैसे इलेक्ट्रिसिटी बचा सकते हैं, बाय टर्निंग ऑफ लाइट्स, फैंस एटसेट्रा एंड अनप्लगिंग चार्जर्स, लैम्प्स एटसेट्रा व्हेन दे आर नॉट इन यूज़। जो भी इक्विपमेंट, जो भी आपकी लाइट्स, फैंस हैं या चार्जर्स या लैम्प्स हैं, जब यूज़ में नहीं है तो आप उन्हें ऑफ कर सकते हैं। यूजिंग एनर्जी सेविंग डिवाइसेस, एनर्जी सेविंग डिवाइसेस भी आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे LED लाइट बल्ब्स हैं, LCD मॉनिटर्स हैं,
ठीक है, ये सभी हेल्प करते हैं इलेक्ट्रिसिटी बचाने में। वी कैन ट्राई टू यूज़ लेसर हीटिंग एंड लाइटिंग एट होम। हम लेसर हीटिंग और लाइटिंग घर पर यूज़ करें तो बचा सकते हैं हम अपनी अर्थ को। फॉर एग्जाम्पल वी कुड वियर वार्मर क्लॉथ्स इंस्टेड ऑफ यूजिंग हीटर्स इन विंटर। विंटर में हीटर्स यूज़ करने की बजाय हम गर्म कपड़े पहनेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी सेव होगी। वी कैन रीयूज एंड रिसाइकल थिंग्स टू सेव द एनर्जी यूज्ड इन फैक्ट्रीज टू मेक दीज थिंग्स। हम रीयूज और या रिसाइकल थिंग्स को हम क्या कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं, ताकि एनर्जी हम जो फैक्ट्रीज में एनर्जी बनती है ना, इन थिंग्स को बनाने में एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, वो रिड्यूस हो सकती है, तो उससे हम एनर्जी को बचा सकते हैं। वी कैन अवॉइड बाइंग पैकेज्ड फूड एंड बॉटल्ड वाटर। जो पैकेज्ड फूड आता है, बॉटल वाला वो पानी आता है, उसे खरीदने से हम बचा सकते हैं। एज दिस सेव्स द एनर्जी नीडेड टू मेक दिस। क्योंकि जो इन चीज़ों को बनाने में जो एनर्जी लगेगी ना, वो बचाई जा सकती है। अगर हम इन्हें खरीदेंगे नहीं तो वो कम बनेगा तो वो एनर्जी हम सेव कर सकते हैं। वी कैन बर्न लेसर फ्यूल बाय यूजिंग द कार लेस। कार का कम यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, फ्यूल का जो बर्न होना है वो कम कर सकते हैं। पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो सकता, लेकिन कम कर सकते हैं। वी कैन यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट और अ कारपूल और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ कर सकते हैं अगर पॉसिबल है। वॉकिंग और साइकिलिंग इज़ इवन बेटर। और सबसे बेटर क्या है, वॉकिंग और साइकिलिंग के थ्रू हम जा सकते हैं हमें जहाँ जाना है। लास्ट मेथड है जिससे हम एटमॉस्फेयर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। वी शुड रिप्लेस ओल्ड रेफ्रिजरेटर्स एंड एयर कंडीशनर स्पेशली दोज मेड बिफोर 1995 विद न्यू वंस। जो हमारे पुराने फ्रिजेज हैं, पुराने एसीज हैं, हमें उन्हें रिप्लेस कर देना चाहिए, स्पेशली वो वाले जो 1995 से पहले के बने हुए हैं। ठीक है, दिस हेल्प्स रिड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ CFCs। इससे क्या होगा, CFCs का प्रोडक्शन नहीं होगा। इवन न्यू ACs शुड बी यूज्ड एज लिटिल एज पॉसिबल। अब ऐसा नहीं है कि नए ACs हैं तो आप ज़्यादा यूज़ करेंगे, नहीं, आपको कम से कम यूज़ करना चाहिए। तो ये कुछ मेथड्स थे, कुछ बातें थी जिससे हम अपने एटमॉस्फेयर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ हमारा ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हुआ। अब हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज। ठीक है, एक्सरसाइज भी कर लेते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन आंसर्स एंड डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेंगे। ओके, देखिए सबसे पहले हम एक्सरसाइज में करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या है, पहला, द ट्रोपोस्फेयर इज हेल्ड टू द अर्थ सरफेस बाय द फोर्स ऑफ डैश। एटमॉस्फेयर जो अर्थ के सरफेस से बंधा हुआ रहता है, हेल्ड रहता है, वो किससे जुड़ा रहता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी से। द डैश इज द लोएस्ट एंड डेंसेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की लोएस्ट और डेंसेस्ट लेयर कौन सी है, ट्रोपोस्फेयर, सबसे बॉटम में है ना। डैश गैस इन द एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन। हमें जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं सन की, उससे कौन प्रोटेक्ट करता है, एटमॉस्फेयर में जो ओजोन गैस प्रेजेंट रहती है। मिट्योर्स एंटरिंग द एटमॉस्फेयर यूजुअली बर्न अप इन द लेयर कॉल्ड डैश। मिट्योर्स जो एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं वो बर्न अप हो जाते हैं। कब बर्न अप हो जाते हैं, जब वो कौन सी लेयर में एंटर करते हैं, मीजोस्फेयर वाली लेयर में। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर, एयर का हॉरिजॉन्टल मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, विंड। एयर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द अर्थ्स हॉट सरफेस इज हीटेड बाय। एयर जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होती है अर्थ के गर्म सरफेस से, वो डायरेक्टली किससे हीट होती है, कंडक्शन से हीट होती है। इफ द ग्रीन हाउस इफेक्ट गोज ऑन इंक्रीजिंग, अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ता जाएगा तो क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी। सब्सटेंसेस दैट कॉज पॉल्यूशन आर कॉल्ड, जो सब्सटेंसेस पॉल्यूशन करते हैं उसे हम बोलते हैं पॉल्यूटेंट्स। डिप्लीशन ऑफ एटमॉस्फेरिक ओजोन इज कॉज्ड मेनली बाय मैन मेड सब्सटेंसेस कॉल्ड डैश। जो एटमॉस्फेरिक ओजोन का डिप्लीशन होता है मेनली वो इस वजह से होता है जो मैनमेड सब्सटेंसेस बने हैं। मैनमेड सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं CFCs, क्या, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ये हो गए हमारे फिल इन द ब्लैंक्स। अब हम करते हैं चूज द करेक्ट ऑप्शन, जिसमें सबसे पहला है विच इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की आउटर मोस्ट लेयर कौन सी है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, थर्मोस्फेयर। तो आउटर मोस्ट लेयर है एक्सोस्फेयर। विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर लाइज बिटवीन मीजोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। मीजोस्फेयर और एक्सोस्फेयर के बीच में कौन सी लेयर है, थर्मोस्फेयर। आइनोस्फेयर हेल्प्स इन रेडियो कम्युनिकेशन एज इट कंटेन्स। आइनोस्फेयर वाली जो लेयर होती है वो रेडियो कम्युनिकेशन में हेल्प करती है, बिकॉज इसमें क्या होता है, चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें हम आयंस बोलते हैं। इन विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर डज एयर टेम्परेचर इंक्रीज विद एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड इंक्रीज होने के बाद एयर वो टेम्परेचर भी बढ़ता है, तो वो कौन सी लेयर में होता है, एटमॉस्फेयर की थर्मोस्फेयर में। एटमॉस्फेयर इज हीटेड मेनली बाय, एटमॉस्फेयर मेनली किस वजह से हीट होता है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन की वजह से। वार्म एयर राइजिंग फ्रॉम अर्थ सरफेस इज रिप्लेस्ड बाय कूल एयर फ्रॉम अबव कॉजिंग करंट्स दैट ट्रांसफर हीट अपवर्ड बाय डैश। जो वार्म एयर होती है जो अर्थ के सरफेस से ऊपर की तरफ उठती है, और वो वार्म एयर क्या करती है, जो ऊपर की कूल एयर होती है उसे रिप्लेस कर देती है, जिससे करंट प्रोड्यूस होता है, जो हीट को ऊपर की तरफ क्या कर देती है, ट्रांसफ़र कर देती है। उसे हम क्या बोलते हैं,
कन्वेक्शन। पिक द ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस कौन सी है इनमें से? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। फिर है इन स्प्रिंग एवरी ईयर द लार्जेस्ट ओजोन होल फॉर्म्स ओवर दी। स्प्रिंग जब सीजन आता है हर साल तो लार्जेस्ट ओजोन होल कहाँ पर बनता है? नॉर्थ पोल, साउथ पोल, इक्वेटर, पैसिफिक ओशियन। तो साउथ पोल पर बनता है। विच पार्ट्स हैव बीन रॉन्गली लेबल्ड इन द डायग्राम। इस डायग्राम में कौन से पार्ट्स रॉन्गली लेबल्ड हैं? ये देखिए लास्ट में ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, यहाँ पर एक्सोस्फेयर होती है नहीं, ये मिटियोर है। मिटियोर कौन सी लेयर में एंटर करके करता है जब बर्न अप हो जाता है? वो आती है मीजोस्फेयर। एक तो ये वाली रॉन्ग है। फिर थर्मोस्फेयर आती है, फिर एक्सोस्फेयर यहाँ पर आएगी, है ना। मीजोस्फेयर यहाँ पर आएगा, एक्सोस्फेयर यहाँ पर आएगा। फिर यहाँ पर ये आइनोस्फेयर और ओजोनोस्फेयर दिया है, तो पहले ओजोनोस्फेयर होती है ना जो स्ट्रेटोस्फेयर में होती है, फिर आती है आइनोस्फेयर। तो कौन कौन से रॉन्गली लेबल्ड है? एक्सोस्फेयर, मीजोस्फेयर, आइनोस्फेयर एंड ओजोनोस्फेयर। तो आपका ऑप्शन 4 आपका आंसर है जो आपका रॉन्गली लेबल्ड है डायग्राम में। तो ये चैप्टर आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम नया चैप्टर तो अभी नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट करेंगे। तो हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, सपोर्ट करते रहिए, अपना प्यार दिखाते रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू।